अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज रदा खालिद और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 2 के बारे में। आइए आज हम स्टडी करने वाले हैं एक और न्यूज़पेपर रिपोर्ट और देखने वाले हैं उसके साथ एक्सरसाइजेस। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का हमारा जो ये लेसन है ये है लेसन नंबर 2। आज की बात स्टार्ट होगी पेज नंबर 35 से पेज नंबर 38 तक। यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई है। हमने बहुत दफा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को स्टडी किया है और आज हमने इसी तरह की एक रिपोर्ट को पढ़ना है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट किस बारे में है बच्चों? ऑयल स्पिलेज डिजास्टर। ये कराची के अंदर होने वाले एक ऑयल स्पिलेज के बारे में दी गई है कि कराची के सी के अंदर, समुद्र के अंदर तेल को बहुत ज्यादा मिकदार में फेंका गया था और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को कितना मसला आया, वो सारी बातें। और उसके अलावा उसकी वजह से जो इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ पे, बच्चों की लाइफ पे क्या असर हुआ, क्या क्या मसले, क्या प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आई, इन सारी बातों के मुतालिक ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखी है आप इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पहले से ही पढ़ चुके हैं, मैं इस लेसन को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपने इसको अभी तक नहीं पढ़ा तो बच्चों नाउ इज द टाइम, इस वीडियो को अभी पॉज करें और जल्दी से आप उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को स्टडी करके वापस मेरे पास आ जाए ताकि मिलके हम वोकैबुलरी को डिस्कस कर सके। ऑलराइट, तो अब हम देखने वाले हैं वोकैबुलरी को। यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के पेज पे इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बाद अगली बात ये लिखी है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर हमने क्या स्टडी करना है? सबसे पहले होमोनेम्स। तो जो वर्ड होमो है हमें पता है इसका मतलब होता है सेम। तो ऐसे नाम जो सेम है, कैसे सेम है? होमोनेम्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स और ओरिजिन। क्या सेम है? स्पेलिंग सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है? मीनिंग्स और ओरिजिन क्या है? डिफरेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये ऐसे लफ्ज हैं जिनके स्पेलिंग एक जैसे होंगे लेकिन कॉन्टेक्स्ट में यानी टेक्स्ट के अंदर लिखे हुए मीनिंग के हिसाब से हमने इसको देखना है कि इसका क्या माने बनता है। ऑलराइट, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमारी इसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर से दी गई हैं। फर्स्ट वर्ड इज ग्रेव और एक और वर्ड है ग्रेव। ठीक है, पहला ग्रेव जो है ये एडजेक्टिव है और इसको एज एन एडजेक्टिव अगर यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है वेरी सीरियस। ओके, बट ग्रेव का वर्ड अगर एज अ नाउन यूज किया जा रहा है तो ये तो सबको पता है, अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल यानी दफनाने की जगह। ठीक है, डेड बॉडी को दफनाने की जगह को ग्रेव कहते हैं, कब्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं तो शायद आपको अंदाजा हो जाए। और इसी तरह ग्रेव संजीदा। ठीक है, तो इस बात से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये हमने क्या करना है, किस तरह सेम स्पेलिंग वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं। आपका काम ये है बच्चों यहाँ पे फाइंड वन ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आपने अगर इस टेक्स्ट को बड़े गौर से पढ़ा है तो आपको कहीं ना कहीं कोई एक वर्ड ग्रेव के अलावा नजर आ जाएगा जो एक जगह पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है और एक जगह पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। लफ्ज दोनों के दोनों सेम है लेकिन यूज डिफरेंट है। ठीक है ना, एक दफा एडजेक्टिव एक दफा नाउन। आप उस वर्ड को ढूंढें और फिर उसका मीनिंग देखें कॉन्टेक्स्ट के अंदर से कि किस मीनिंग में वो यूज किया जा रहा है। मैंने आपको यहाँ तक की बात समझा दी है, ये काम आप अभी करेंगे। इस वीडियो को पॉज करें, उस लफ्ज को ढूंढ के मेरे पास वापस आए ताकि मुझे इस बात का पता चल जाए कि सब बच्चों ने रीडिंग कर ली है। ऑलराइट, तो बच्चों अब हम अगली बात करने वाले हैं, यूज द कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, वहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमसे कहा यह जा रहा है कि आपने क्या यूज करना है? कॉन्टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को पढ़ के मीनिंग थोड़ा सा लेना है, इंटरप्रेट करना है कि इस लफ्ज का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं मैंने उनको नंबर के साथ लिख दिया है। यहाँ पे आपकी बुक में इन नंबर्स के साथ इन वर्ड्स और इन वर्ड्स के आगे आपको पैराग्राफ भी दिए गए हैं। तो पैराग्राफ नंबर वहां से आप पढ़ेंगे, इस वर्ड को जाके उस पैराग्राफ में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस बात का क्या मतलब बनता है। मैंने यहाँ पर मीनिंग्स लिख दिए हैं, मैं आपको साथ साथ पढ़ के बताती जाती हूँ। आप इस काम को करने के बाद ये काम कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। ऑलराइट, क्रूड ऑयल, अनरिफाइंड पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल क्या होता है? ऐसा पेट्रोलियम जो अभी अनरिफाइंड है। हमें पता है कि क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे और ऑयल्स और बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी मौजूद होती हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके, रिफाइन करके पेट्रोल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है
और पीछे जो जो चीजें बचती हैं उसको भी यूज किया जाता है, राइट। तो इस बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आपने ये सारी बातें इस ऑयल स्पिलेज डिजास्टर की न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जरूर पढ़ी हुई होंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंटैक्ट, नॉट डैमेज और इम्पेयर्ड इन एनी वे। इंटैक्ट कहते हैं ऐसी चीज जो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, जिसको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी परफेक्ट है, अपनी असली हालत में है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज पंजेंट, हैविंग अ शार्प स्मेल। पंजेंट कहते हैं ऐसी एक स्मेल या ऐसा टेस्ट होना किसी चीज का जो आपको अच्छा नहीं, खुशगवार नहीं लग रहा, राइट। इस तरह की चीजों को, फॉर एग्जाम्पल अगर विनेगर की हम बात करें तो विनेगर की समटाइम्स स्मेल बहुत पंजेंट लगती है कुछ लोगों को। या इसके अलावा अगर आपने साइंस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने हैं तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जब उनको बनाया जाता है तो उसकी स्मेल भी पंजेंट होती है, बहुत सारी गैसेस की स्मेल भी पंजेंट होती है, राइट। तो इस बारे में आपको समझ आ गई होगी। ऑलराइट, 3 वर्ड्स समझ आ गए। ऑलराइट, ओके, एरियल मीन्स ऑपरेटिंग इन द एयर। ऐसी एक चीज, ऐसा अमल जब आप किसी भी चीज को एरियल व्यू से देख रहे हैं, यानी इस बात का मतलब यह है कि आप इस एंगल से देख रहे हैं कि हर चीज आपको फ्लैट नजर आ रही है, राइट। बहुत टॉप से व्यू अगर आप लो तो उसको कहते हैं एरियल व्यू। और अगर इसको यूज किया जा रहा है टेक्स्ट में तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चीजें स्प्रेड हो गई हैं, ठीक है, यानी आपकी साइट में, आपकी नजर में, आपके व्यू में वो स्प्रेडेड है ऑल ओवर इक्वली, सब जगह इक्वली स्प्रेडेड है। ऑलराइट, नंबर 5, irreparable, a damage that can't be reversed। ऐसा डैमेज जिसको आप ठीक ही नहीं कर सकते, कि ऐसा नुकसान हो गया है जो irreparable है, रिपेयर नहीं हो सकता। ऑलराइट, नंबर 6, critical, expressing adverse judgments। critical means किसी चीज के बारे में आपकी नुक्ताचीनी बहुत ही ज्यादा इस तरह की हो जाए कि आप उसके अच्छे पॉइंट्स भी बता दें और बुरे पॉइंट्स भी बता दें। तो किसी चीज के बारे में जब आप ऐसा व्यू देते हैं, क्रिटिकल होना इस बात को कहा जाता है कि जब आप पूरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना 360 एंगल से एक चीज को देखें, अच्छाई भी क्या है, बुराई भी क्या है, हर चीज बता दें। ऑलराइट, नंबर 7, वल्नरेबल, इन नीड ऑफ स्पेशल केयर। वल्नरेबल कहते हैं ऐसी चीज जो बड़ी नाजुक है, ठीक है, वेरी सेंसिटिव, जिसकी क्या करनी है आपने, स्पेशल केयर। ओके, नंबर 8, माइग्रेटरी, रिलेटिंग टू एनिमल्स दैट माइग्रेट। माइग्रेटरी एनिमल्स की बात हो रही है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, जिनके हैबिटेट एक नहीं होता, जिनकी रहने वाली जगह एक नहीं होती, वो एक से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को माइग्रेटरी कहा जाता है, और ऐसे बर्ड्स को भी माइग्रेटरी कहा जाता है। ऑलराइट, रेजिड्यूज, रिमेन्स, रिमाइंडर, यानी बाकियात। किसी भी चीज की आप अगर कहें कि रिमेन्स रह गए हैं, यानी बाकियात ही मौजूद है, सिर्फ वो चीज खत्म हो गई है, बस उसके रिमेन्स हैं, तो उसको हम कहते हैं रेजिड्यूज। नंबर 10, स्टेबलाइज्ड, अनलाइकली टू चेंज। स्टेबलाइज मीन ऐसी चीज, जब हमने बात की थी ना सस्टेनेबल की, कि एक चीज ऐसी है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, वो चीज एज इट इज अगले प्रोसीजर में चली जाती है। तो इसी तरह स्टेबलाइज का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक हो गया। तो यहाँ तक बच्चों ये वोकैबुलरी के जितने भी वर्ड्स थे हमने इनको स्टडी कर लिया है, इनके मीनिंग्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका काम ये है कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है, दोबारा से जाके उस टेक्स्ट की रीडिंग करनी है। जहां जहां आपको ये वर्ड्स नजर आएंगे आपको अब उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग्स पता चल गए हैं। ऑलराइट, ओके जी, एक और वोकैबुलरी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेशंस टू डू विद द टाइड। टाइड कहते हैं लहर, समंदर के अंदर आने वाली जो लहर होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम टाइड। इसके बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी हैं, उनको पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशंस फॉर द टाइड आर, टाइड्स के लिए जो एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं वो क्या हैं जी? द टाइड इज कमिंग इन, हम कहते हैं कि टाइड आ रही है, लहर आ रही है। जब हम समंदर के किनारे खड़े होते हैं और हम देखते हैं दूर से एक बड़ी सी लहर आ रही है, तो हम कहते हैं द टाइड इज कमिंग इन, द टाइड इज गोइंग आउट। तो इस बात का मतलब यह है कि लहर क्या हो रही है। अगर आप समंदर के इस तरफ खड़े हैं, पहले तो एक लेयर आएगी, हिट करेगी और वापस चली जाएगी, तो उस वापस जाने को हम कहते हैं द टाइड इज गोइंग आउट। ठीक है, हिट करके वापस जा रही है। ऑल राइट, द अदर मोर फॉर्मल और पोएटिक वेज ऑफ सेइंग दिस इज, अब इसके अलावा बड़े फॉर्मल और पोएटिक वेज क्या होते हैं लिखने के? हमने इससे पिछले लेसन में बात की थी कि पोएट या ऑथर्स या राइटर्स हमें बहुत सारे वर्ड्स इस तरह से यूज करके टेक्स्ट में बताते हैं ताकि हम परसुएड हो जाएं। तो परसुएसिव लैंग्वेज के अंदर चीजों को डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम यही बात
जरा डिफरेंट वे में करें, पोएटिक वे में, तो हम लिखेंगे द टाइड इज राइजिंग। ठीक है, राइजिंग एक ऐसी एडजेक्टिव है जो हम नॉर्मली टाइड्स के लिए यूज नहीं करते, हम सन के लिए यूज करते हैं ना, द सन इज राइजिंग। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें कि पोएट इस तरह लिख रहा है द टाइड इज राइजिंग, मतलब वो दूर से उठती हुई आ रही है। ठीक है, बात को परसुएसिव बनाने के लिए, ज्यादा असरअंदाज बनाने के लिए। द टाइड इज फॉलिंग, इसी तरह जब टाइड आके चली जा रही है, इज गोइंग आउट, तो उस टाइम पे हम कहते हैं द टाइड इज फॉलिंग। कुछ समझ आ गया? साथ ही साथ आप परसुएसिव लैंग्वेज को भी अपने माइंड में दौड़ाते जाएं, क्योंकि उस बात का इस बात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। फ्लड टाइड इज व्हेन द टाइड इज एट इट्स हाईएस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज हाई टाइड। तो एक टाइड ऐसी होती है जो फ्लड की होती है। आपने देखा हो बेटा, गॉड फॉरबिड, अगर आपने वीडियोस में भी देखा होता है, जब आपको फ्लड आता हुआ नजर आ रहा होता है, ठीक है, सैलाब के टाइम पे हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा पानी है, ऊंची ऊंची जो वेव्स होती हैं, टाइडल वेव्स, वो कहाँ आ जाती है? रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, यानी लोगों के घरों में आ जाती हैं, घरों वाले एरिया में आ जाती हैं। तो वो बहुत ऊंची बड़ी बड़ी समंदर की लहर होती है, उसको हम कहते हैं द टाइडल वेव। ठीक है, तो उसको फ्लड टाइड कहते हैं, जो कितनी बड़ी है, जो कितनी ह्यूज है कि ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब आ रहा है। ऑलराइट, द एब टाइड इज द टाइड एज इट गोज आउट। फ्लड टाइड कौन सी टाइड है? सैलाब की आने वाली बड़ी सी लहर। और एब टाइड इज द टाइड एज इट गोज आउट, और जब वो सैलाब ढलना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि एब हो गया है, यानी सैलाब जा चुका है, इट्स गोइंग आउट। इस बात को समझे, सैलाब आया, फ्लड टाइड, सैलाब का खत्म हो जाना, यानी वो टाइड का चले जाना, उस बड़ी सी लहर का खत्म हो जाना, हम कहते हैं द एब टाइड इज द टाइड एज इट गोज आउट, यानी ये जो टाइड है, टाइड ये जा चुकी है। इसी तरह एब का मतलब है स्लिप अवे ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का, किसी भी ऐसी चीज का चले जाना जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही थी। हम यहाँ पर फ्लड के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं वर्ड एब की। ठीक है, एग्जांपल यहाँ लिखी है, द लाइफ ऑफ द बैडली वुंडेड सोल्जर एब्ड अवे। लाइफ, जिंदगी, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ओके, हम यहाँ लिख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज की गई है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। द लाइफ ऑफ द बैडली वुंडेड सोल्जर, वो जो जख्मी सोल्जर था उसकी जो जिंदगी है, इट एब्ड अवे ग्रेजुअली गोज आउट, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी क्या कर गई? चली गई, यानी वो मर गया। ठीक है, एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर सकते हैं। अब एब्ड को एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। होप ऑफ फाइंडिंग द चाइल्ड एब्ड अवे। होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगेन, दूसरी एग्जांपल आ गई। ऑफ फाइंडिंग द चाइल्ड, उस बच्चे को ढूंढने की, एब्ड अवे स्लोली इट वेंट अवे, आहिस्ता आहिस्ता वो चली गई। तो ये बात आपने याद रखनी है बच्चों कि इस बात को किस तरह आप मीनिंग्स में ले सकते हैं। आज का ये पूरा का पूरा लेसन था वोकैबुलरी के ऊपर। हमने जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी है उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं और सारी की सारी वोकैबुलरी को आज हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक बच्चों आज का लेसन हमारा खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो लेसन में मिलेंगे जहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक और कॉम्प्रिहेंशन और देखेंगे कि उसके साथ क्या क्या एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज हमें दी गई हैं। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।